ये जो जंग है इसके आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या होने जा रहा आगे, आज फिर अमरीश मिश्रा जी को मैंने बुलाया है। अमरीश मिश्रा वो एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ईरान को, इज़राइल को, अमेरिका को, चाइना को, रशिया को भीतर से देख रहे हैं। सुनते हैं अमरीश मिश्रा जी को। अमरीश जी, आज ट्रंप ने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियर डील पर अगर करार नहीं होता ईरान के साथ या हमारी शर्तें नहीं मानी जाती तो हम हमला करेंगे, और ये हमला पिछली बार से कहीं ज़्यादा भयानक होने जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी बात कही कि उनका एक और जंगी जहाज़ जॉर्ज बुश, यूएसएस जॉर्ज बुश, अब सीधे मध्य एशिया की तरफ, ईरान की तरफ बढ़ रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि अब ट्रंप ने तय कर लिया है कि स्ट्राइक करनी है, जंग की तैयारी कर ली है अमेरिकी फौज ने और अमेरिकी राष्ट्रपति ने? देखिए दीपक जी, एक बात और सामने आई है कि फ्राइडे से नेवल ब्लॉकेट वो ईरान का करेंगे, अमेरिका करेगा। वेनेजुएला का नेवल ब्लॉकेट हुआ था। ब्लॉकेट का मतलब ये है कि सारा समंदर में जितनी भी ट्रैफिक है रोक देंगे वो, कम से कम ईरान का। हाँ बिल्कुल, ईरान की कोई शिप जा नहीं सकती। यानी इब्राहिम लिंक, अब आप देखिए, मैप देखिए तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है और वो एक पतली से 167 किलोमीटर की स्ट्रिप है। उसके उधर पर्शियन गल्फ है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान में इब्राहिम लिंकन खड़ी। तो यानी ईरान का कोई भी शिपमेंट जो इंडिया की तरफ या उधर से गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी होता हुआ मतलब जा आप रहा कह है रहे हैं उसको। कि ईरान का कोई भी वेसल, कोई भी शिप ना ईरान से बाहर जा सकती है ना ईरान के भीतर जा सकती है। यानी टोटल ट्रैफिक ब्लॉक करने जा रहे हैं ट्रंप फ्राइडे से, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उनका यही ऐलान है। वेनेजुएला में यही किया था और वेनेजुएला में बम्बार्डमेंट भी किया था। जो शिप्स बाहर उनको दिखी आती हुई, और उसके बारे में सब लोग, 7 से 8 शिप्स पे बम्बार्डमेंट हुआ था। कई लोग मारे गए थे उसमें, और बाद में कहा गया कि ये तो क्रिमिनल्स थे, ये तो ड्रग ट्रैफिकर्स थे, ये सारी बातें। अब यहां पर क्या ट्रंप वो कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, ईरान के पास भी एक हथियार है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अगर बंद कर दे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अगर वो बंद कर दे तो सारे अरब देश जो पर्शियन गल्फ से होते हुए उनको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पार करके ही वो गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी पहुंच सकते हैं। तो उनका भी सारा व्यापार बंद हो जाएगा और कई अमेरिकन कंपनीज, उनका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान का सारा व्यापार रोकता है तो ईरान जो है उसके हाथ में भी बाजी है, और वो पूरे गल्फ की जो कंट्रीज हैं, चाहे उसमें बहरीन हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, सबकी वो पूरी तरह से शिप्स रोक देगा, व्यापार रोक देगा। बिल्कुल, क्योंकि उधर से पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो 167 किलोमीटर की स्ट्रिप है, उसको चौकोल भी कहते हैं। आप मैप में देखिए, बिल्कुल चौकोल दिखाई पड़ेगा आपको। तो वो पूरा ईरान के कब्जे में है और ईरान वहां पर ब्लॉकेट कर देगा, खुद ही ब्लॉकेट कर देगा। ये तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें अमेरिका के जो अरब एलाइज हैं ऑलरेडी वो ईरान की तरफ झुक रहे हैं, वो और ज्यादा झुकेंगे। एक पूरा ये दांव उल्टा पड़ सकता है ट्रंप का। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही, एक और इम्पोर्टेंट बात कही। 48 घंटे की खामोशी तोड़कर उन्होंने कहा कि हम यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का बड़ा जंगी जहाज है, बेड़ा है, उससे भी कहीं बड़ा बेड़ा, उससे भी ज्यादा खौफनाक यूएसएस जॉर्ज बुश, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हम मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर चुके हैं। यानी एक और बड़ा जहाज, जंगी जहाज, वो एक और तरफ स्टेशन करने जा रहा है ईरान के। एक तरफ यूएस अब्राहम लिंकन और दूसरी तरफ जॉर्ज बुश। मुझे लगता है कि दुनिया में इतनी बड़ी घेराबंदी नौसेना की, अमेरिकी नौसेना की, कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि क्या अब पूरी तरह से स्ट्राइक करने का इरादा है मिस्टर ट्रंप का? स्ट्राइक करने का इरादा है, और यह भी है कि जो अरब देशों ने मना कर दिया है कि जो यूएस बेसिस को हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और केवल जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका यूज कर सकता है, तो फिर उसका कंसंट्रेशन, इसीलिए मेरे ख्याल से जॉर्ज बुश को आगे बढ़ाया जा रहा है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट अब वहां से यूएस बेसिस जो अरब देशों में, वहां से उड़ के वो
जा सकते हैं इब्राहिम लिंकन में, वहां पर लैंड कर सकते हैं, वहां से हमला हो सकता है, साइप्रस में लैंड कर सकते हैं, डिगो गार्सिया तक जो अमेरिका की पहुंच है, फिर यूरोप के कुछ बेसेस हैं। तो ये जो देखिए पूरी स्थिति है, उसमें ट्रम्प स्ट्राइक तो कर सकते हैं अरब देशों के बिना भी। लेकिन यहां पर वही बात आ जाती है कि जो ट्रंप ने शर्त रखी न्यूक्लियर, जो आज उन्होंने बात कही जी कि न्यूक्लियर जो इशू है, और उन्होंने बिल्कुल जो रिजीम जो पहले वो कह रहे थे कि प्रोटेस्टर्स का कत्लेआम हुआ, आज के ट्वीट में वो बात है ही नहीं। वो सीधे बात आ गई है वही जो जून, जिसके आधार पे जून 2025 में जंग हुई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान बना सकता है और उन वेपन्स को हम नहीं बनाने देंगे। तो फिर जो जून में B-2 बॉम्बर से हमला हुआ था, उसमें आप कह रहे थे कि 3 हमने ईरान की फैसिलिटीज न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर दी, फिर उसका क्या होगा? और वो उस पे आप अभी तक कायम है, और अब आप कह रहे हो कि नहीं, न्यूक्लियर इशू पर ही हम अटैक करेंगे। ये तो विरोधाभास है, इससे तो अमेरिका और आइसोलेट होगा। ये आप देखिए बड़ी अजीब तरह की स्थिति बन गई, क्योंकि ट्रंप पीछे नहीं हट सकते हो, अब उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए हमला करने का। अमरीश जी, एक सवाल और है, ये ट्रंप ने अचानक ये कहना क्यों शुरू कर दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और न्यूक्लियर डील करे और न्यूक्लियर के लिए नो कहे, यानी न्यूक्लियर वेपन की तरफ अगर ईरान बढ़ रहा है तो उससे पीछे हटे। इस तरह की अचानक न्यूक्लियर की बात कैसे होने लगी? ये देखिए दीपक जी, इनका जो प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाने वाला नैरेटिव था वो फेल हो गया। ओके, उसमें बड़ी बड़ी बातें हुई। टाइम मैगजीन 5000 कह रही है, गार्जियन कुछ और कह रहा है, वेस्टर्न 10,000 मीडिया लोग मर गए। खुद ही नहीं वो इस पे अग्री कर रही है कि कितने लोग मारे गए। वो नैरेटिव फेल हो गया। उधर रजा पहलवी जो कह रहे हैं 50,000 60,000, वो भी फेल। अब ये फिर से ये अब इनको स्ट्राइक करनी है, और असली मकसद इनका न्यूक्लियर भी नहीं है। ये भी दीपक जी, असली मकसद इनका जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको नष्ट करना है। नहीं तो लेकिन मिसाइल को लेकर इतनी परेशानी फिर क्यों है भाई? मिसाइल तो चाइना के पास भी है, भारत के पास भी है, मिसाइल तो रूस के पास भी है। मिसाइल, ईरान की मिसाइल को लेकर इतना डर क्यों है इजराइल में और अमेरिका में? दो बातें, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, एक तो उनकी पूरी जानकारी नहीं है, और दूसरी बात वो ज्यादा घातक हैं। जो आप पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, चारों को ले लीजिए, चारों की मिसाइल्स आप देख लीजिए। भारत एक ब्रह्मोस की बात करता है, ईरान जो है खुर्रम शहर की बात करता है, फतेह की बात करता है, और बहुत सारी देफ्लूज मिसाइल है, खुरासा मिसाइल्स हैं, बहुत सारी नई जो मिसाइल्स हैं जो अभी पता नहीं लोगों को, वो भी हैं। तो अमेरिका को ये डर है कि ये तो इजराइल को खत्म कर देगा ईरान। इजराइल तो गया ना, इजराइल से तो झेल नहीं सकता इस तरह की मिसाइल, और आज नहीं तो कल ईरान करेगा, क्योंकि वहां ये बात है कि इजराइल का वजूद ज्यादा दिन रहने नहीं देना है। तो अमेरिका एक्चुअली ये इजराइल को भी बचा रहा है। एक रशिया और चाइना का जो फॉरवर्ड पोस्ट हम मान लें ईरान को, कि ईरान के माध्यम से रशिया, चाइना अमेरिका से भी लड़ रहे हैं, तो उसको भी गिराने की सोच रहा है। लेकिन इसमें वही बात है कि ये अंधी गली में जा रहा है ट्रंप, क्योंकि इट इज एन अननोन फैक्ट, एक्स फैक्टर है यहां कि ईरान क्या कर देगा, उसके पास क्या है। एक चीज और पूछना, क्योंकि आप ईरान में थे, वहां की मिलिट्री लीडरशिप से मिले, वहां के आप साइंटिस्ट से मिले, मिसाइल साइंटिस्ट से मिले, पत्रकारों से मुलाकात हुई, खामनेई के सलाहकारों से आपकी मुलाकात हुई। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि क्या ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है? जैसे कुछ लोग कहते हैं 5,000 मिसाइल हैं, कुछ कहते हैं 8,000 मिसाइल हैं, कुछ और भी ज़्यादा संख्या बताते हैं। कुछ आपको आइडिया है कि ये मिसाइलों की संख्या कितनी बड़ी है, इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है? ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, अगर ये फायर किया ईरान ने, तो क्या इसको इजराइल रोक सकता है, अमेरिका रोक सकता है? मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी हो, मिसाइल प्रोग्राम नहीं, ये देखिए, इसमें मैं जो अभी तक नोन है, खुर्रम शहर 4 जैसे, जो मैक 15 की स्पीड से चल सकती है, 15,000 किलोमीटर पर प्रति घंटे के हिसाब से, तो वो तो इजराइल को खत्म कर सकती है, और वो इब्राहिम लिंकन को भी खत्म कर सकती है। ये तो सच्चाई है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन, इस जहाज को ईरान की मिसाइल
तबाह कर सकती, डुबो सकती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और यही चीज तो आईआरजीसी ने कही है, कल भी कही थी, आज भी कही है कि हम इब्राहिम लिंकन, वी विल सिंक इब्राहिम लिंकन, हम इसको डुबा देंगे। मतलब जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी है ईरान की? जी बिल्कुल, आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो उनकी आर्मी है, उसने कहा है कि हम इसको इब्राहिम लिंकन को सिंक कर देंगे। इसके बल पे ट्रंप ज्यादा ना फूले। जब वो इब्राहिम लिंकन को सिंक कर सकता है तो जॉर्ज बुश को भी कर सकता है। ऐसी चीज नहीं है अमेरिका के पास जो ईरान की मिसाइल पावर, जो अभी नोन है, जो अननोन है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जो नोन है उसका मुकाबला कर सके। अब आप सोचिए ये स्थिति है। ठीक, ये जो न्यूक्लियर की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है? और यही वजह है, जंग की जो असली वजह है वो यही है कि घातक हाइपरसोनिक मिसाइल्स और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, इन दो हथियारों के सारे प्रोग्राम को ख़त्म करो, ये इजराइल चाहता है और यही अमेरिका चाह रहा है और यही नाटो कंट्रीज चाह रही हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है या इवन ब्रिटेन है। बिल्कुल, देखिए ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, ये बात खुद इजराइल ने कही है, और उसके साथ साथ उसने बताया भी है कि ये ज्यादा एडवांस लेवल, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक कदम आगे की बात है। हाइड्रोजन बॉम्ब की हम बात कर रहे हैं, फ्यूजन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में रेडियो एक्टिविटी कम होती है, नुकसान ज्यादा होता है। तो इसलिए देखिए ये उनका बहुत बड़ा डर है अमेरिका इजराइल का, और इसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसकी संभावना को भी। और जून में जो इन्होंने किया था, इनको लग गया कि वो आधी से ज्यादा बातें जो दुनिया को इन्होंने बताई थी वो सच नहीं थी, और वो दुनिया को पता चल गया कि वो सच नहीं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, पहले वो 28 तारीख तक, 28 जनवरी तक कैंसिल की गई थी, अब मैं देख रहा हूँ 11 फरवरी तक जो फ्लाइट्स ईरान के ऊपर से गुजर रही हैं, एयर स्पेस से गुजर रही हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ जा रही हैं, या यूरोप की फ़्लाइट्स दुबई या ओमान की तरफ आ रही हैं, ज़्यादातर एयरलाइंस ने 11 फरवरी तक अपनी फ़्लाइट्स, अपनी उड़ानें रद्द कर दी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। उसमें इंडिगो भी है हिंदुस्तान की, एयर इंडिया ने भी डाइवर्जन्स लिए हैं, नीदरलैंड की KLM है, ब्रिटिश एयरवेज ब्रिटेन की है, लुफ्थांसा जर्मनी की, तमाम एयरलाइंस हैं, इसमें एमिरेट्स, कतर एयरवेज, ये सब भी हैं। क्या 11 फरवरी की जो ये जो डेडलाइन है, जहां तक इंटरनेशनल एयरलाइंस का ट्रैफिक है ये डिस्टर्ब हुआ है, 11 फरवरी क्या आपको लगता है एक लकीर है जिसके भीतर ही बहुत कुछ हो जाएगा? यानी जो ये जंग की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, ये 2-4 दिन, 5 दिन, उसके बाद कभी भी हो सकता है? देखिए फ्राइडे से ये कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा। नेवल ब्लॉकेट की जो बात हो रही है, इससे ट्रंप पीछे नहीं हट सकते। फ्राइडे से वो ईरान की शिप्स को रोकने की कोशिश करेंगे, और फिर ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी ईरान कर सकता है, बिल्कुल। तो और इसीलिए जो 11 फरवरी की बात है, क्योंकि सब लोग ये ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 हफ्ते कम से कम ये लड़ाई चलेगी, ये जंग चलेगी। तो इसलिए उन्होंने 11 फरवरी एक टेंटेटिव डेट उन्होंने एक फिक्स की है। लेकिन आगे भी बढ़ सकता है, मतलब 11 फरवरी तक उनको लगता है या तो जंग होगी या सुलह होगी या कोई नेगोशिएशन होगा, हाँ, मतलब आर या पार कुछ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो नेवल ब्लॉकेड है ये कम से कम 1 हफ्ता ट्रंप चलाएं, जैसे उन्होंने वेनेजुला में तो लंबा चलाया। तो नेवल ब्लॉकेड में भी ये हो सकता है कुछ समय वहां भी बिताएं, और फिर मतलब उसको एक्सटेंड करें और ईरान पे प्रेशर डालें कि बातचीत करो। लेकिन अब प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेंगी, वहां पर एक मनस्थिति बन चुकी है, एक तकलीद हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि हमें इसको करो या मरो, आर या पार, इस बार तय कर लेना। अब ये नहीं चाहिए। ईरान की मनोस्थिति की बात कर रहे हैं आप, ईरान के माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अली खामने की आप बात कर रहे हैं, उनके जो मिलिट्री लीडरशिप उसकी बात हो रही है। केवल उनकी नहीं बात हो रही, पूरी जो खासतौर पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी मैं बात कर रहा हूं। एक तकलीद शब्द है, आपस में करार जिसको कहते हैं, वो करार हो गया है, और उसमें बहुत बड़ी ताकत मुस्लिम वर्ल्ड की लगी है इस समय ईरान के साथ। क्या इसमें आप ये भी इशारा कर रहे हैं यमन के हूती हैं या फिर सीरिया, इराक, लेबनान, यहाँ पर जो मिलिशिया है जिसको ईरान हथियार देता है, टेक्नोलॉजी देता है, मिसाइल देता है, ये सब भी जंग में पार्टिसिपेट करेंगे? ये तो तैयार है, ये तो पूरी तरह से तैयार है।
यमन का आपको बताएं, आज ही उसने अपनी बुरकान 2 मिसाइल टेस्ट की है। बुरकान 2 मिसाइल एक बार इस्तेमाल की थी इजराइल के खिलाफ और इजराइल को बहुत नुकसान हुआ था। अब बुरकान 2 जो है वो क्लस्टर मिसाइल है, यानी वो अगर इंटरसेप्ट भी हो जाए तो वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती और फिर कई टुकड़े कई जगह स्ट्राइक करते। तो अब आप सोचिए, यमन के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हिजबुल्लाह के पास अभी इधर बहुत दिनों से हिजबुल्लाह खामोश है, उसके पास क्या है किसी को नहीं पता। हमास ने पूरे अपने कमांडर्स वगैरह नियुक्त कर दिए हैं, पूरी जंग की तैयारी हमास कर रहा है। क्यों कर रहा है? जबकि अभी गाजा पीस, अभी तो पीस चल रही है और कोई ऐसी बात भी अभी नहीं हुई। हालांकि इजराइल गाजा के सिविलियंस को मार रहा है, लेकिन हमास की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई, फिर भी तैयारी है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ अमरीश जी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी आप समझते हैं मिलिट्री के अलावा, क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या फिर थानी जो बादशाह हैं, अल थानी कतर के हैं, या फिर जबार साहब जो हैं वो कुवैत के हैं या ओमान हैं, ये जो बादशाहत है, ये जो सल्तनत है इस्लामिक मुल्कों की, क्या ये इस वक्त अमेरिका पे दबाव नहीं डाल रहे होंगे? जिनकी अच्छी दोस्ती है, बादशाहों की तो दोस्ती, आवाम की दोस्ती नहीं है, लेकिन बादशाहों की अमेरिका से दोस्ती, ये जो बादशाह हैं, क्या अब इनके पास उतना प्रेशर नहीं रहा, उतना होल्ड नहीं रहा कि ट्रंप को समझा सके, नेतन्याहू को बता सके कि नहीं भाई रुक जाओ, टालो इसको, मत करो कत्लो गारत? तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप के ऊपर अभी फाइनल प्रेशर आना बाकी है? सऊदी अरब के इस्लामिक कंट्रीज के जो बादशाह हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, इस समय जो जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है उसमें सऊदी अरब हो गया या जितनी भी बादशाहतें हैं, या जैसे इजिप्ट है, वहां पर डिक्टेटरशिप एक तरह से है, अल सीसी हैं, टर्की में अर्दोगन है। अब ये सारे लोग देखिए ऑलरेडी ये कह के कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकती ईरान के खिलाफ, इन्होंने एकजुटता तो जाहिर कर दी है। जो अमेरिका सोच रहा था शिया सुन्नी डिवीजन होगा, वो तो हुआ नहीं। तो ट्रंप अब इनको जितना ट्रंप से कहना था ये कह चुके हैं। डिप्लोमेसी में इससे ज्यादा नहीं कहा जाता, ये हो गया। अब ट्रंप ने लेकिन दिमाग बना लिया है कहीं ना कहीं कि हमें कुछ ना कुछ करना है और हमें इस बार रशिया चाइना को सबक सिखाना है ईरान के माध्यम से। जब ये एक मेंटालिटी ट्रंप की बन गई है, क्योंकि आप देखिए एक छोटी सी खबर है कि अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, डील हुई, ईयू की इंडिया से डील हुई। आज खबर आई है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चाइना जाने वाले। हाँ, वो है, चाइना में है, वो स्टारमर साहब यानी चाइना है ईयू जी। को भी डराना है ट्रंप को। और ट्रंप ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को तो धमकाया कि तुम चाइना क्यों गए थे। तो अब वो कियर स्टारमर को भी मतलब पूरे यूरोप को भी उनको अपने दबंगई में लेना है। अब आप सोचिए, मतलब इतने बड़े स्टेक्स हैं। आप ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला पे अटैक करके थोड़ा सा ट्रंप जो है उनकी दादागिरी बढ़ी थी। ईरान को अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो दुनिया फिर उनके हाथ में होगी, मुट्ठी में होगी, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। फिर वो टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं सबके साथ। 100% यही है ही। और चारों तरफ से देखिए ट्रंप इस समय घिरे भी हुए हैं और हमला भी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे लगा कि लाजमी है। क्या आपको लगता है, आप इसी महीने पहले हफ्ते में आप ईरान में थे और आप ही के आंखों के सामने वहाँ पर ये एजिटेशन भी शुरू हुआ था, क्या ईरान इस युद्ध को लंबा खींच सकने की कुव्वत रखता है? क्या ईरान अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ लड़ने में इस युद्ध को कई दिनों तक खींच ले जाएगा और आफत हो सकती है अमेरिका के लिए? देखिए, ईरान एक गहरा देश है। गहराई जो होती है वो, जैसे भारत एक गहरा देश है, मतलब वहां पर अंदर आप कहीं भी, दिल्ली गिरे तो आप मद्रास से लड़ सकते, मतलब चेन्नई से लड़ सकते हैं। अगर चेन्नई गिरे तो आप कलकत्ता से लड़ सकते हैं ना, ऐसी स्थिति। ईरान की लगभग वैसी स्थिति है। आप ये सोचिए कि वो भी एक जो देश है, बड़ा देश है, और उसकी पॉपुलेशन भी लगभग 10 करोड़ है, और उसकी टेरेन ऐसी है कि उसमें रेगिस्तान भी है, उसमें पहाड़ भी हैं, उसमें फर्टाइल लैंड्स भी हैं, उसमें जंगल भी हैं। हर तरीके से वो लड़ाई को लंबी खींच सकता है, लंबी लड़ाई खींच सकता है। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आखिर में, चाइना और रूस, आपको क्या लगता है कि इस बार चाइना और रशिया
वो ईरान के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि बीच में आपने ही खबर ब्रेक करी थी कि चाइना के तमाम कार्गोज जो हैं हथियारों से लदे वो ईरान में उतर रहे हैं। कई शिप्स भी हैं चाइनीज़ जो वहाँ पर गोला बारूद लेके पहुंची हैं, टेक्नोलॉजी लेके पहुंची हैं। क्या चाइना और रूस पीछे से बैकफुट पर रहकर साथ देंगे या फ्रंट फुट पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे ईरान के साथ? नहीं, मुझे तो लगता है कि चाइना और रशिया जितने एक्टिव अब होंगे उतना पहले कभी नहीं हुए, ये बात तय है। आप वेनेजुएला भूल जाइए, आप कोई भी और कारण एपिसोड भूल जाइए, सीरिया के बारे में भी भूल जाइए, उसके बारे में और कुछ तथ्य सामने आए, अभी समय नहीं है उनके बारे में बात करने का। लेकिन कारण इसकी वजह क्या है जो आप कह रहे हैं कि वो सामने आएंगे? कारण वो ईरान गिरते नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका नंबर, और वो देखिए इस समय पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि ईरान में ही अमेरिका को रोक दिया जाए, नहीं, और केवल रोक ना दिया जाए, ट्रंप को ह्यूमिलेट किया जाए। ओके, ये पूरी प्लानिंग। चाइना और रशिया वो चाहते हैं कि अमेरिका को ईरान पर ही रोक दिया जाए, ईरान की सरहद पर ही रोक दिया जाए और ह्यूमिलेट किया जाए ट्रंप को, और अपनी ताकत दिखाई जाए। चाइना, रशिया और ईरान, ये जो फ्रंट है, मैं इसमें नॉर्थ कोरिया को शुमार नहीं कर रहा हूँ इसके बीच में, ये जो 3 कंट्रीज हैं ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ट्रंप और नेटो इनको एक सबक सिखाया जाए। इसलिए मजबूरी में चाइना, रशिया इस वॉर में ईरान को काफ़ी मदद दे सकते हैं, सामने भी आ सकते हैं। उधर ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि यही मौका है जब हम ईरान को गिराकर पूरी दुनिया को मुट्ठी में ले सकते हैं। वो चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे उनके बाकी एजेंडेज हों, चाइना को दबाना या रूस को दबाना या फिर यूरोप पर राज करना, बहुत सी ऐसी उनके जो एजेंडेज हैं वो तभी फुलफिल होते हैं जब ईरान में वो एक बड़ी स्ट्राइक करके दिखाइए, उनकी वजह। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अमरीश जी ने कही कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने की हैसियत रखता है, कुव्वत रखता है, क्योंकि जो उसकी मिसाइल पावर है, हाइपरसोनिक मिसाइल पावर है, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। उसका कोई कितनी तादाद और संख्या में शहरों के नीचे ये मिसाइलें दबी हुई हैं, इसका आर पार और छोर नहीं है। इसलिए ये युद्ध लंबा हो सकता है। लेकिन मैं दोस्तों हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी तरफ से दिल से कहूँगा कि बेहतर है कि दुनिया में शांति रहे, युद्ध ना हो, कुछ अकल ट्रम्प साहब के आ जाए, थोड़ा सा ईरान पीछे हट जाए, और ये जो सऊदी अरब, ये जितने बादशाह हैं, इनकी थोड़ी बहुत ट्रम्प सुन लें, हालांकि कान में रुई डाल रखी है उन्होंने। लेकिन अगर ये युद्ध टल जाता है तो इंसानियत के सबके लिए अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ मैंने पहले भी कही है और अमरीश जी भी स्वीकार करते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ हमारे ठीक बगल में, तो इसकी आंच भारत पर भी आएगी। दुनिया पे तो आएगी, भारत पर भी इस युद्ध की आंच आएगी, झेलेंगे सब कोई। अमरीश भाई आप आए, खुलकर बात हुई, सारे फैक्ट्स आपने रखे, और मैं जैसे जैसे धड़कन बढ़ रही है दिलों की, सबकी, हमारी आपकी, ये युद्ध जैसे जैसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि हम अपने दोस्तों को ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे और जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उसकी गहराई में जाएंगे। और अमरीश साहब बहुत बढ़िया एनालिसिस भी करते हैं, कोशिश हमारी रहेगी आपसे हम रूबरू रहें। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर।